May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठिए। Thank you, sir. राजश्री कानावत जी, Yes, sir. अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि आपका इंटरव्यू लिया जा सके। जी सर। सर मैंने अपनी 10th सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल कोटा से 2010 में कंप्लीट की है और मैंने अपनी 12th डीवी पब्लिक स्कूल कोटा से 2012 में कंप्लीट की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईएएस यूनिवर्सिटी जयपुर से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेटिक्स में 2015 में कंप्लीट की है और सर मैंने अपनी मास्टर्स हिस्ट्री में 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से कंप्लीट की है और मेरी हॉबी वॉचिंग साउथ कोरियन ड्रामास एंड प्लेइंग सुडोकू है। आपने 2015 में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। यस सर। पिछले 10 साल से आप क्या कर रही हैं? सर इनिशियली मैंने सिविल सर्विसेज के पेपर्स दिए थे सर और बीच बीच में सर ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पेपर्स भी दिए थे। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है सर। आरएस में? यस सर। और कहाँ तक पहुंची आप इससे पहले? सर मैंने 2 बार मेंस लिखा था, मेरा क्लियर नहीं हुआ था और एसीएफ का इंटरव्यू दिया हुआ है सर। तो आपको ऐसा क्या फैसिनेट कर रहा है कि आपने 10 साल लगा दिए इसमें? इतने में तो आप पीएचडी, नेट, जेआरएफ सब करके कहीं एसोसिएट प्रोफेसर बन सकती थी। यस सर। सर मेरे फादर पुलिस ऑफिसर है तो बचपन से मैंने उनको पुलिस सर्विस में काम करते हुए देखा है। तो उस समय मोटिवेट हुई थी और मैंने देखा कि पुलिस में किस तरीके के चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है और आप कैसे पब्लिक को सर्व कर सकते हैं। तो सर इस वजह से मैं इस सर्विस में आना चाहती हूँ। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पुलिस को दी है क्या? सर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आपको तो फिर पुलिस से इंस्पिरेशन मिला था और आपने आरपीएस को यस सेकंड सर। रखा है। सर मेरा इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है और मेरे हस्बैंड सर पुलिस ऑफिसर है। तो बेहतर ये नहीं होता कि अगर आप भी पुलिस में रहती तो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में होते, ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाते, ट्यूनिंग बेहतर होती, एक दूसरे को ज्यादा समझ पाते आप? यस सर। सर मैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है जैसे डॉक्टर समीर शर्मा जी और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, सर मैं उनसे इंस्पायर थी और सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव आप ऑफिसर अपने है। हस्बैंड से इंस्पायर नहीं थी? सर वो अभी अंडर ट्रेनी है और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं पेपर दूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, यस सर। इनकी तैयारी में हम जीवन का 10-10 साल खराब कर देते हैं। कई कई बच्चों को मैंने देखा है 15-15 साल तक वो लगे रहते हैं। तो क्या इनकी एक अपर एज लिमिट जो है वो फिक्स नहीं कर देना चाहिए? 30 साल ऐसे कुछ कि ठीक है फिर व्यक्ति अपना बाकी देखे। अभी 40-40, 50-50 साल की एज तक लोग तैयारी करते रहते हैं। यस सर। सर गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है एज लिमिट, जैसे राजस्थान में देखा जाए तो 40 की एज लिमिट है। 40 एज तक तैयारी होती है क्या? 40 एज तक बच्चे हो जाते हैं? जीवन में यस आगे सर। भी तो बढ़ना है। सर मुझे लगता है वो गोल के ऊपर है। जैसे मेरे कुछ मिस्टेक्स थी, इस वजह से मेरा इनिशियली स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, बट मेरा अल्टीमेट गोल सर यही है। इस लेकिन वजह फिर भी से व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 4-5 दे लो अटेम्प्ट। यस आप पूरा प्रशासनिक सेवाओं के चार्म के चक्कर में अपने जीवन का चार्म और स्वर्णिम जो एज है यस वो व्यक्ति खो देता है और फिर वो थोड़ा समय उसको बचता है, उसके बाद रिटायर्ड हो जाता है। तो जैसे यूपीएससी में अपर एज लिमिट है, वैसे आरएस के अंदर थोड़ा कम नहीं करना चाहिए? सर ये मुझे लगता है पर्सनल चॉइस है। अगर कोई इंडिविजुअल ज़्यादा नहीं, मैं तो टाइम आपका लगाता है तो व्यक्तिगत राय पूछ रहा हूँ, पर्सनल चॉइस तो छोड़िए आप। सर मेरे लिए तो ये ड्रीम जॉब है तो डेफिनेटली सर मैं इसके लिए ट्राई वापस करूंगी अगर अच्छा नहीं चलिए होता ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आपका ये ड्रीम जॉब क्यों है? अगर आप आरएस बन जाती हैं तो आप है। ऐसा क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो जो आरएस की ड्यूटीज़ होती है, जैसे एज एन रेवेन्यू ऑफिसर रेवेन्यू कलेक्ट करना या इंक्रोचमेंट को रोकना, और एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो ड्यूटीज़ होती है, और इवन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उसके अलावा सर हम एज एन आरएस ऑफिसर हम सर सर इंस्पेक्शंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में, पीएचसी वगैरह में, या फिर एजुकेशन में जो स्कूल्स वगैरह होती है, या नरेगा वगैरह में, तो औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर जो है रेगुलेशन हो, मॉनिटरिंग हो सर कहीं ना कहीं। ठीक है, आपने इतिहास लिया है, यस सर। इतिहास से पीजी किया आपने, तो मुझे ये बताइए इतिहास का प्रशासन में कहीं डायरेक्ट रोल रहता है क्या? सर ऐसा कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उससे, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल था मौर्यन एम्पायर के फॉल के अंदर। तो हम कहीं ना कहीं हम सीख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो होती है
वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चले इसलिए। ठीक है, मौर्य प्रशासन की ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आज के प्रशासन में आपको देखने को मिलती हैं, सर वहाँ डायरेक्ट पे भी, इनडायरेक्ट यस तरीके सर, से? सर वहाँ पे भी जो अशोका थे रूलर मॉडर्न टाइम पे, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जैसे अभी भी है, और इवन किचन कैबिनेट भी थी जैसे अभी भी हमें दिखती है। सर उसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी थे। और चलिए कोई नहीं, आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसकी समीक्षा हो रही है मौद्रिक यस नीति की। तो ये बताइए, एक तो मौद्रिक नीति होती क्या है, और यस मौद्रिक नीति की हर 2 महीने में समीक्षा क्यों होती है? सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो, नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो रिव्यू कर रही है, यस सर, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, और ये हर 2 महीने में ये रिव्यू करने की जरूरत क्या पड़ जाती है? स्टेबिलिटी नहीं रह सकती क्या इसमें? साल भर में एक ही बार कर ले हम समीक्षा। सर मॉनेटरी पॉलिसी मोस्टली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और जो फाइनेंशियल कंडीशन है कंट्री की उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो होती है बेसिकली। और सर ये साल भर इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को कोई भी इकोनॉमी जो होती है वो इंटरनेशनल और नेशनल रीजन से अफेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी जो शेयर मार्केट है वो फॉल हुए थे एकदम से। तो इस वजह से सर एमपीसी जो है वो हर 2 मंथ्स में रिव्यू करती है कि कहीं इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट लेवल में है या नहीं है। एक ये कहा गया कि ये जो ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैक्स भारत पे और बाकी देशों पे लगाए, यस सर, तो बड़े तो सभी के हैं, यस ये भारत के लिए आपदा में अवसर है, यस सर, और भारत तो आपदा में अवसर के लिए जाना जाता है, यस और ये मोदी युग है, उन्होंने कोविड में भी अवसर उठा लिया था। तो क्या आप इस बात को साबित करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये हमारे लिए आपदा में अवसर है? बिल्कुल सर, क्योंकि सर जो यूएस का टैरिफ है वो 26% हमारे इंडिया पे इम्पोज है। और अगर 27%? हाँ यस सर, और जो अगर हम नेबरिंग कंट्रीज का देखें तो वहाँ पे टैरिफ ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडिया में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकती है, और उससे हम कहीं ना कहीं हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनको कहीं प्रमोट ऐसा कर तो सकें। नहीं हो जाएगा कि इससे चीन का जो सामान है वो हमारे देश में डंपिंग होने लग जाएगा? भाई अमेरिका में तो अब जाएगा नहीं, महंगा जाएगा, 104% जितना टैक्स यस लगा सर, दिया। तो कहीं चाइना भारत को राजी कर करा के और अपना वापस से वही डंपिंग करके हमारी इंडस्ट्रीज के लिए खतरा बन जाए? सर ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होगा, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो इसको कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूटीओ के मेजर्स भी है, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी हो या फिर काउंटर डब्ल्यूटीओ तो वैल्यू। अब कहाँ रह गया? अमेरिका ने उसकी तो अस्तित्व को ही एक तरह से नकार दिया। जो उसका ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन की बात होती थी, अब यस तो ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म की बात हो रही है, हर देश वही कर रहा है। यस सर, तो आपको नहीं लगता डब्ल्यूटीओ तो अब एक हम कहें कि मृत संस्था है? सर मुझे लगता है अभी थोड़ा सा रेलेवेंस कम हो गया है, बिकॉज अभी यूएस भी जो है वो वहाँ उनके फंडिंग नहीं दे रहा है, तो वहाँ का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर रहा है। सर उसके अलावा भी जो है जैसे अभी यूएस की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं ट्रेड डब्ल्यूटीओ जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करता है, बट अब जो कंट्रीज है मोस्टली वो इनवर्ड लुकिंग हो रही है। तो मुझे चलिए लगता ठीक है सर। सर, आप पूछिए। आपके जो विषय रहे हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यस सर, तीनों बड़े डाइवर्स हैं। यस सर। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट है, नॉट रिलेटेड। तो क्या कोई विशेष कारण था ये कॉम्बिनेशन लेने का? सर मेरे कॉलेज में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा था मुझे बीएससी के अंदर, और मैंने मेजरली ये ऑप्ट किया था सिविल सर्विसेज के हिसाब से, क्योंकि आर्ट्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है उसमें। वेरी गुड। तो आपको लगा कि इससे कुछ लाभ हुआ आपको? ये सर मतलब एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सर। कि स्लोवाकिया जानती हैं? लोगों के सर यूरोपियन कंट्री है। कौन से पार्ट में यूरोप के? सर ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न यूरोप। एक टर्म आया करती थी, ईस्ट ब्लॉक वेस्ट ब्लॉक। यस सर। क्या था ये? सर जहाँ तक मुझे नॉलेज है सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक क्रिएट हुआ था, जिसमें यूएस जो है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहता था, और जो रशिया सोवियत यूनियन था उस टाइम पे वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को प्रमोट करना चाहता था, तो दो फ्रैक्शंस में यूरोप डिवाइड हो गया था। तो कौन कौन से कंट्रीज ईस्ट ब्लॉक में थे? अब तो यूएसआर खत्म हो गया। सर सर वेस्ट जर्मनी था उस टाइम, रशिया था। वेस्ट जर्मनी? सर ईस्ट जर्मनी, सॉरी सर।
थैंक यू सर। सर ईस्ट जर्मनी था, रशिया था, एंड रोमानिया, बुल्गारिया, एंड सर जहाँ तक मुझे नॉलेज ग्रीस भी। सर चलिए मैं वापस आ अभी जाते हैं, स्लोवाकिया पे आ जाते हैं वापस। यस सर। आज क्यों कोई खास बात, आज क्यों बात की जाए स्लोवाकिया की? कोई चर्चा कोई विशेष कारण से चर्चा में है आज? सॉरी सर, अभी मुझे इसका नॉलेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, यस सर। तो क्या इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका? सर बेसिकली कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उनको अप्लाई करने के लिए, जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर हार्डवेयर्स होते हैं, या फिर जो लैंग्वेजेस होती है जैसे सी, सी प्लस प्लस। कंप्यूटर एप्लीकेशन में हार्डवेयर को कहाँ यूज़ करते हैं? सर सर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का, जितना मुझे नहीं, नॉलेज। कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो मेन फोकस है वो हार्डवेयर पे है या सॉफ्टवेयर पे है? सर सॉफ्टवेयर पे है। सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कि सॉरी सर। इनकी लैंग्वेजेस होती हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के? सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मोस्टली सर जो प्रोग्रामिंग के लिए काम आते हैं बेसिकली सर। ओके। आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखी है अडेप्टेबिलिटी इन न्यू एनवायरनमेंट, यस और अपनी वीकनेस लिखी है डिस्टर्ब स्लीप साइकिल ड्यू टू स्टडीज। यस सर। तो ये कंट्राडिक्टरी नहीं है आपस में? आप सर yes, एडेप्टेबल हैं, अब नई सिचुएशन में आप एडेप्टेबिलिटी आपकी ये विशेषता है, और आप जब इससे ऐसी सिचुएशन आई तो आपका स्लीप ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। सर वो स्लीप साइकिल जो है वो अभी डिस्टर्ब है स्टडीज़ की वजह से, और एडेप्टेबिलिटी सर इसलिए क्योंकि मैं डिफरेंट एरियाज़ में रही हूँ राजस्थान के, जहाँ जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग थी, तो सर मुझे लगता है कि मैं एडेप्टेबल हूँ। तो इसमें इतने कहाँ परेशानी थी? राजस्थान में, राजस्थान के अंदर ही तो जाना था, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी का इशू भी नहीं है, क्लाइमेट sir. वैसा ही है, लैंग्वेज भी वही है, और जनरल एनवायरनमेंट भी वैसा ही है, तो इसमें कहाँ ऐसी, मतलब ऐसी एडेप्टेबिलिटी की क्या बात थी? सर इवन रूरल एरियाज़ में भी रहे हुए सर, इसलिए मुझे लगता है रूरल एरियाज़ में भी रहे हुए, अर्बन एरियाज़ में भी रही हुई हूँ मैं। और इवन जो लैंग्वेजेस अगर आप देखो तो लैंग्वेजेस भी डिफरेंट है एरियाज में। वहाँ तो डिफरेंट है, लेकिन हिंदी में और हिंदी इंग्लिश से काम चले जाता है आपके, Yes, चाहे वो sir. स्कूल हो या जनरल सोशल लाइफ हो। यस सर। ये जो स्लीप साइकिल होता है, इसको डिफाइन कर सकते हैं आप? सर ऐसे बोला जाता है 6 to 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप होनी चाहिए, और स्लीप साइकिल तो बेसिकली टाइम पीरियड है जिसमें आप जो sleep लेते स्लीप हो। स्लीप का जो पैटर्न है वो पूरा एक जैसा रहता है या कोई इसके अलग अलग डिविजन हैं इसके? सॉरी सर, इसका मुझे आइडिया नहीं है सर, देखूंगी इसके बारे नहीं, आपने मेंशन किया स्लीप साइकिल, तो में। यस सर। मुझे लगा कि आप स्लीप साइकिल के बारे में बताएंगे। आप ज्योग्राफी की छात्र रही हैं, पुर्तगाल के बारे में बता सकते हैं कुछ? पोर्टुगल के बारे में सर? सर ये यूरोप का एक कंट्री है। कहाँ पे है यूरोप में? सर स्पेन के पास में है सर, स्पेन से बाउंड्री लगती है सर इसकी। पोर्टुगल स्पेन और पोर्चुगल का क्या रिलेशनशिप है ज्योग्राफिकल? जोग्राफिकली देखें तो मेडिटेरियन सी जो है वो उसके पास में है, और सर ऊपर नॉर्थ सी भी है, वो थोड़ा दूर है सर। पुर्तगाल का ये मैरीन नेविगेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। यस सर। तो ऐसी क्या कारण थे कि वो पुर्तगाल ने इस दिशा में काफ़ी प्रगति की? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, वास्को डी गामा थे जिन्होंने कैप ऑफ गुड होप जो है वो डिस्कवर किया था, और फिर बाद में वो इंडिया में भी सबसे पहले वही आए थे। केप ऑफ गुड होप तो डिस्कवर थोड़ी किया था उन्होंने। मतलब कहाँ है केप ऑफ गुड होप? साउथ अफ्रीका में कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में? सर साउथ अफ्रीका के साउथ में। साउथ अफ्रीका साउथ में है। यस सर। तो वर्तमान में जो रूट जाने का है यूरोप, भारत से यूरोप जाने का, वो वही है जो वास्को ड गामा ने बताया था, सर या अब कोई बदल गया? सर आप स्विस कैनाल के थ्रू भी जा सकते हैं। सुएज कैनाल के दोनों एंड्स पे पोर्ट है, उनके क्या नाम है? एक तो पोर्ट साइड है सर, और सर मैं श्योर नहीं हूँ, एडम पोर्ट है। चलिए, और किन किन सी या ओशंस को जोड़ता है या सुएज कैनाल? सर रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है।
किसको? रेड सी। रेड सी को मेडिटेरेनियन से करते हैं। यस सर। थैंक यू मैम। जी, आप साउथ कोरियन ड्रामास देखना पसंद करती हैं? यस मैम। साउथ कोरिया की पॉलिटिकल सिचुएशन बता सकती हैं आप मुझे इस समय में क्या है? मैम अभी वहाँ पर जो है इम्पीचमेंट हुआ है वहाँ के प्रेसिडेंट का, योन सक योल का, और 60 डेज में वहाँ इलेक्शंस करवाने हैं। तो उसके लिए जो है मैम जो है आर्मी डिप्लॉय की गई है वहाँ पे। और मैम अभी मैं नॉर्थ कोरियन स्टेट की क्या अभी सिचुएशन है? मैम नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे किम जोंग उन का रूल है, और वो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, और इनको रशिया जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है। जनरली हम ये मानते हैं कि जो हमारा मीडिया है, जो हमारा सिनेमा है, वो हमारे समाज का आईना होता है। यस मैम। आप साउथ कोरियन ड्रीम्स देखती हैं, वहाँ की सामाजिक स्थिति का क्या जायजा ले पा रही हैं आप? क्या समझ पा रही हैं कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है? मैम अगर हम विमेन के कंटेक्स्ट में बोले तो वहाँ पे विमेन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, एम्पावर्ड भी है, और चाहे हम सोशली देखें, इकोनॉमिकली देखें, हम पॉलिटिकली देखें, हर तरीके से विमेन को एक हाई लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इवन वो सीईओज़ की तरह भी उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड अगर हम वहाँ के कल्चर को देखें तो वो भी काफ़ी, अगर इंडियन कल्चर से कनेक्ट करें तो काफ़ी सिमिलर है। हमारा वर्क कल्चर, उनका वर्क कल्चर काफ़ी सेम है, और मैम सोसाइटी जो है वो फैमिली ओरिएंटेड है दोनों में। कुछ कुछ सोसाइटीज फीचर्स आप इंडियन से सिमिलैरिटीज मान रहे हैं, यस है ना? मैम। तो कहीं ऐसा है कि हमारा जो ड्रामाज, हमारे जो मीडिया प्रोफाइल में हम वेब सीरीज देख रहे हैं या जो Yes. रिसेंट ड्रामाज हमारे रिलीज हो रहे हैं, वो तो हमारी इंडियन वुमेन्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम तो वायलेंस को और अल्कोहल्स को और वेस्टर्नाइज कल्चर्स को प्रमोट करते हैं, लिव इन रिलेशंस को, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जबकि ये हमारे समाज में अभी इतनी विस्तृत रूप से फैली भी नहीं है, तो भी हम उसका रिप्रेजेंटेशन उसी तरीके से कर रहे हैं। कहाँ मिस्टेक हो रही है हमसे ये? मतलब आप इमेजिन करके देखिए, आप यहाँ इंडिया में बैठकर साउथ कोरियन ड्रामास देख के वहाँ की सामाजिक स्थिति को एक पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट कर रही हैं। यस कोई साउथ कोरिया में बैठकर अगर इंडियन ड्रामा देख रहा है तो वो भारत के बारे में क्या सोच रहा होगा? यस मैम। मैम डेफिनेटली कुछ जो ड्रामाज है वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं जिसमें विमेन जो है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव की तरह यूज में ऑब्जेक्टिव की तरह दिखाई जाती है। बट अब कुछ ड्रामाज बनने लग गए इंडियन ड्रामाज में भी, जो कि विमेन को एम्पावर्ड वे में दिखाते हैं। बता फॉर सकते हैं आप मुझे? एग्जाम्पल मैम जैसे अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेके असली प्रधान कौन है, एक वेब सीरीज आई है, उसमें जो है सरपंच पति की जो अवधारणा है उसको हटाने की कोशिश की गई है। अभी यही याद आ रहा है, सॉरी मैम। बहुत मुश्किल से याद कर पा रही हैं क्योंकि बहुत रेयर ही ऐसे Yes, ma'am. हैं, इस वजह से पर मैम अब चेंज हो रहा है वैसे थोड़ा सा। बड़ा चेंज हो रहा है। यस मैम। चलिए ठीक है। आप सुडोकू खेलती हैं? यस मैम। दैट इज ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड? मैम ऑफलाइन पेपर में, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में ही यस मैम। फिल करती हैं आप? यस क्या फायदा होता है सुडोकू फिल करने का? मैम एक तो स्टडीज़ के बाद में थोड़ा रिलैक्स फील होता है, और उसके अलावा मैम फोकस और जो डिसिप्लिन है वो बढ़ता है। एंड एक जब वो कंप्लीट हो जाता है तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलता है और सेटिस्फैक्शन मिलता है। कहाँ से शुरुआत हुई इस सुडोकू की? मैम मैं जब से प्रिपेयर कर रही हूँ तब से। ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करता है ओके मैम। मैम ये एक जापानीज पजल गेम है ये? जो एक निकोली कंपनी थी, उनके प्रेसिडेंट थे माकी गाजी, उन्होंने स्टार्ट किया था इसे। क्या ऐसा कोई गेम इंडिया का भी रिप्रेजेंट करता है? क्या सुडोकू जैसा ही कोई गेम, कुछ ऐसी व्यवस्था है जो इंडियन ओरिजिनेटेड मानी जा सकती है? मैम मैं अभी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, सॉरी मैम। चलिए ठीक है। एक छोटी सिचुएशन मैं आपको देती हूँ। एक महिला, आप एसडीएम के रूप में पद स्थापित है, एक महिला आपके पास आती है और वो आपसे ये गुहार लगाती है कि मैडम जी, आपके जो पतिदेव हैं जो पुलिस सर्विसेज में हैं, वो मेरी कंप्लेन को सुन नहीं रहे हैं, मेरी बात को वो मान नहीं रहे हैं। जब भी मैं उनके पास फरियाद लेती हूँ वो मुझे डरा धमका करके भगा देते हैं।
पूरी बात जब आप उनसे पूछती हैं तो पता चलता है कि आपके पतिदेव के जो सीनियर ऑफिसर हैं, उस ऑफिसर ने उस महिला के साथ सेक्सुअली हरासमेंट किया है Yes, और इस वजह से उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही। इस बात को लेकर के जब आप अपने पति से बात करते हैं तो वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हाँ, क्योंकि उनके सीनियर ऑफिसर हैं, इससे उनके जॉब पे भी कहीं ना कहीं खतरा आ सकता है, उनके प्रमोशन पे भी खतरा आ सकता है, तो वो इस चीज़ को दबाना चाह रहे हैं। और वो आपसे भी यही कहते हैं कि अब वो महिला अगर आपके पास आए तो आप उसे डरा धमका के ऑफिस से बाहर निकाल दीजिएगा, उसकी बात को मत सुनिएगा। ऐसी परिस्थिति में अब आप क्या करेंगे? मैम मैं 2 मिनट ले सकती हूँ? हाँ जी। मैम जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, सबसे पहले तो केस रजिस्टर कराने की कोशिश करवाई जाएगी और केस रजिस्टर करवाएंगे तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड के जो सीनियर हैं यस वो उनसे नाराज होंगे। मैम, बट मुझे लगता है जो एविडेंस है और जो फैक्ट्स है वो स्टेट करना चाहिए और बिल्कुल उस law के महिला के according- पास कोई एविडेंस नहीं है, तभी तो उसकी पुकार को नहीं सुना जा रहा है, इसीलिए तो वो आपसे गुहार लगाने आई है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। बस वो चाह रही है कि एक इंक्वायरी हो, उसकी बात को सुना जाए Yes, ma'am. और उसके ऊपर एक कमेटी बिठा के जांच पड़ताल की जाए। मैम इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना सकते हैं हम। डेफिनेटली मैम, मैं अपने हस्बैंड को परस्यू करूँगी और उनको बोलूँगी कि आप जब उन्होंने आपको मना कर दिया कि आपको Yes. इस संदर्भ में नहीं किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करना है, आपके पारिवारिक जीवन में कलह होगा, आपके पति की नौकरी पर एक संकट आ जाएगा। मैम मेरे को लगता है कि ये एक ड्यूटी है मेरी कि अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि आप क्योंकि आपको जो है इस ये जो केस है इसको आपको रजिस्टर करना चाहिए और इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। प्लस आप जो सीनियर है, उनके भी जो सीनियर है उनसे भी मैम कंसल्ट कर सकते हैं और उनको इस बारे में बता सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो आप अपनी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को दांव पर लगाकर एक महिला की मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगी। मैम मुझे लगता है कि इसमें जो है कोई भी गलत काम तो है नहीं और डेफिनेटली हमें मदद करनी चाहिए उस वुमेन की। तो जो ठीक। भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो डेफिनेटली फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके।